हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटिक स्टडी चैनल पे। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपके क्लास 10 का साइंस का चैप्टर है। तो आइए बच्चों इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में ये जो हमें कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे कि जनन करने की कुछ विधियाँ हैं। ठीक है, तो इन विधियों के बारे में जानेंगे। प्लस अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन किसे कहते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन क्या दिया हुआ है कि जब एक जनन जीव उत्पन्न करता है। अलैंगिक में सिर्फ एक ही जनक होता है। ठीक है, एक ही जनक के थ्रू क्या किया जाता है, जीव को उत्पन्न किया जाता है। और लैंगिक जनन में बच्चों क्या होते हैं, दो जनक होते हैं। अब दो जनक कौन कौन होते हैं, एक नर होती है और एक नर होता है और एक मादा होती है। ठीक है, ये दोनों मिलके नए जीव को उत्पन्न करते हैं, तो फिर अलैंगिक बोलते हैं। ये जनन के दो प्रकार हैं। ठीक है, अब अलैंगिक जनन में ये सब टाइप्स आते हैं। ठीक है, और लैंगिक जनन में मानव में अलग तरीके से जनन होता है। ठीक है, और पेड़ पौधों में अलग तरीके से होता है। देखिए, जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, मनुष्य में दो लोग होते हैं, नर और मादा। ये दोनों मिलके क्या करते हैं बच्चों, जनन करते हैं, नए जीव को उत्पन्न करते हैं। अब नर के अंदर क्या होता है, नर युग्मक शुक्राणु होता है, नर शुक्राणु का यूज करते हैं। और जो मादा होती है बच्चों, वो किसका यूज करती है, अंडाणु का यूज करती है, यानी कि अंड कोशिका का यूज करती है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, इनका निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो निषेचन होने के बाद फिर बच्चों युग्मनज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर युग्मनज के बाद एक छोटा सा बीज यानी कि भ्रूण बन जाता है। और फिर वो भ्रूण क्या होता है बच्चों, धीरे 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 विकास करता है। और विकास करने के बाद एक छोटे से शिशु में बदल जाता है, जिसमें 9 मंथ का समय लगता है। ठीक है, अगर बच्चों ये शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिले तो, मतलब इन दोनों का निषेचन नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, मादा में मासिक जो रजोधर्म होता है उसके थ्रू वो सब कुछ बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मादा के शरीर से बाहर निकल जाता है। अब देखो, अगर मान लो कि जनन नहीं करना चाहते हैं तो गर्भरोधन के प्रकार क्या है। देखिए, यांत्रिक अवरोध किया जाता है, रासायनिक तकनीक के द्वारा किया जा सकता है, IUCD के द्वारा, और शल्य चिकित्सा। ठीक है, जो जीव का उत्पन्न नहीं करना चाहते। इसे बच्चों पेड़ पौधों में कैसे होता है, पेड़ पौधों में नर भाग जो होता है वो पुकेसर होता है, और मादा भाग कौन होता है, स्त्री केसर होती है। अब पुकेसर के अंदर बच्चों क्या होते हैं, परागण होते हैं। ठीक है, अब परागण भी दो टाइप के हैं, स्वयं परागण, पर परागण। तो परागण के अंदर बच्चों क्या होते हैं, आपके जो परागकण होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, परागकण ट्रांसफर होते हैं और फिर उनका क्या होता है, यहाँ पे निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद देखिए, जैसे इसमें भ्रूण में बदल रहा था, इसमें बच्चों एक छोटे से बीज में बदल जाता है, जो धीरे धीरे करके क्या बन जाता है बच्चों, फल में बदल जाता है। तो ये आपको शॉर्ट वो दिया हुआ। ठीक है, इन्हीं सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि जनन आखिर होता क्या है। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव क्या करते हैं, अपने ही जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे एक पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने ही जैसे अपनी संतान को पैदा करते हैं। और ये पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। ठीक है, जो जीवन की कंटिन्यूटी जो होती है, निरंतरता, इसको बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। ठीक है, आपके पेपर में कई बार आता भी है कि जनन क्यों जरूरी है, तो इसलिए जरूरी है। ठीक है, सेकंड बच्चों, कोशिका की केंद्रक में पाए जाने वाले कुछ गुणसूत्र होते हैं जिन्हें हम DNA कहते हैं। अब DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। इनके अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। इन DNA में ही क्या होते हैं बच्चों, हमारे आनुवांशिक गुण होते हैं, जो क्या होते हैं, जनन करते टाइम क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, किससे, पिता से संतान के अंदर। थर्ड बच्चों, DNA क्या है, प्रतिकृति बनाता है। प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, सेम। देखो, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होता है। जो पिता होता है, ठीक है, पिता के जैसे ही संतान नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी पिता की जो संतान है बिल्कुल अपने पिता की तरह नहीं होती, थोड़े शकल वकल में भी थोड़े चेंजेस देखने को मिलता है। तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिका में विभिन्नता भी उत्पन्न होती है, जिसे हम देखें विभिन्नता भी होती है।
और ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं होती, मतलब एक ही से शकल की नहीं होंगी। ठीक है। अब बच्चों जो विभिन्नता होती है, ठीक है, अब इसका क्या महत्व है? लंबे समय तक प्रजाति की उत्तल जीविता बनाए रखने में जरूरी है। ठीक है। जैव विकास का आधार है। ठीक है, तभी इसका विकास हो पाएगा। अब इसके बाद बच्चों देखिए, जनन को हम प्रजनन भी कहते हैं। ठीक है, ये जनन ही प्रजनन एक ही बात है। अब जो जनन है प्रजनन, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों अलैंगिक प्रजनन होता है, दूसरा लैंगिक। ठीक है, देखें अभी अलैंगिक मैंने ऊपर बताया था। अलैंगिक में क्या होता है बच्चों, एक ही जीव क्या करता है, एक ही जीव, ठीक है, इसमें नर और मादा नहीं होते, सिर्फ एक ही जीव होता है जो अपने संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये अपने संतान को उत्पन्न करता है एक ही जीव के द्वारा, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। देखिए जब शुक्राणु अंडाणु नहीं मिलेंगे तो युग्मक कहाँ से बनेगा? ठीक है, एक ही जीव कहाँ से बना लेगा, तो इसमें युग्मक नहीं बनता। नए जीव पैतृक जीव के बिल्कुल सेम होता है। देखिए इसमें समरूप भी समान होगा। ठीक है, अलैंगिक में क्या होता है, जैसा आपका पिता होगा वैसे ही संतान होगी। ठीक है, इसमें हम मनुष्य की बात नहीं कर रहे। अलैंगिक जनन कौन करते हैं? कुछ जीव हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं, अभी हम उसके बारे में आगे देखेंगे। सतत गुणन के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है, तेजी से गुणन हो जाता है इसका, और ये निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें डिफरेंस आ जाता है बच्चों, है ना, अलैंगिक और लैंगिक में। तो अभी हमने अलैंगिक के बारे में जाना, अब ये लैंगिक के बारे में। इसमें देखिए एक जीव की जरूरत होती है। लैंगिक के अंदर क्या होता है बच्चों, दो जीव, एकल जीवों की जरूरत होती है। अब वो दो जीव कौन से होते हैं, नर और मादा। ठीक है, ये दोनों मिलके एक नए जीव को उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, नर से शुक्राणु निकलते हैं और मादा से अंडाणु निकलते हैं। नया जीव अनुवांशिक रूप से पैतृक जीव के समान तो होता है अनुवांशिक रूप से, लेकिन समरूप नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है बच्चों, इसमें समरूप होता है, समान भी होता है, समरूप भी होता है, लेकिन इसमें समरूप नहीं होता, मतलब एक जैसे नहीं दिखते। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में ये सहायक है। अगर विभिन्नताएं नहीं होगी तो सबकी सेम शकल होगी, ठीक है, तो पहचानने में दिक्कत होगी। तो ये जरूरी है विभिन्नताएं। और उच्च वर्ग के जीवों में ज्यादा ये निम्न वर्ग के जीवों में पाया जाता है, ये उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधि। ठीक है, किस किस में ये होता है, किस किस विधि के थ्रू ये होता है। तो सबसे पहली जो विधि आती है आपकी, आती है बच्चों विखंडन। अब इस विधि में क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक कोशिका क्या करती है, दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित। जैसे एक कोशिका है, ये क्या होती है, यही कोशिका क्या होती है बच्चों, दो कोशिका में या दो से अधिक कोशिका में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे पेरेंट है, ठीक है, ये सन है। ठीक है, तो एक कोशिका कई सारी कोशिका में विभाजित हो जाती है, इसी को हम विखंडन कहते हैं। अगर ये दो कोशिका में विभाजित हो जाए तो इसे हम द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, ये विखंडन का प्रकार है। विखंडन में सबसे पहला टाइप आता है द्विखंडन, जब ये कोशिका, एक जीव दो कोशिका में विभाजित होती है। जैसे आप कौन सा उदाहरण है, अमीबा और लेशमेनिया। देखिए ये अमीबा है, अमीबा जनन करता है, देखिए इस तरह से अपने आप को फैला रहा है और फैला के करता है दो कोशिका में, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, विभाजित हो गया। तो अमीबा ये आपका देखिए पैरामीशियम है। पैरामीशियम में देखिए एक कोशिका है, धीरे धीरे करके क्या हो गया, ये भी दो कोशिका में बटा जाता है। ठीक है, लेशमेनिया, सॉरी पैरामीशियम नहीं, लेशमेनिया। अब सेकंड बच्चों क्या होता है, बहुखंड। बहुखंड में क्या होता है, इसमें दो कोशिका में विभाजित नहीं होता, इसमें बहुत सारी कोशिकाओं में एक कोशिका क्या हो जाती है, विभाजित। जैसे एक कोशिका है, ये कई सारी कोशिका में विभाजित हो जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बहुखंडन कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है, प्लेस्मोडियम है, जो करती है कई सारी कोशिका में विभाजित होकर बहुखंडन की प्रक्रिया पूरी करती है। इसके बच्चों सेकंड है खंडन। अब इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले एक कोशिक जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे स्पाइरोगाइरिया, देखिए स्पाइरोगाइरिया का चित्र है, ये देखिए एक स्पाइरोगाइरिया, ये क्या हो गया, देखिए दो है, एक है, ये दो पार्ट में विभाजित हो गए, जैसे खंडन कहते हैं। ये सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीव होते हैं। ठीक है,
थर्ड बच्चों कौन सी विधि है? पुनरुद्भवन, जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं। अब इस प्रक्रम में क्या होता है, इस विधि में बच्चों किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, देखिए बच्चों जैसे एक जीव है, ठीक है, ये जीव है मान लो, अब ये जीव क्या होगा, यहाँ से कुछ टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया, तो ये टुकड़ा क्या हो गया, इस तरह से अलग अलग हो गया, ठीक है, देखेंगे इस तरह से अलग अलग हो गया। तो ये बाद में क्या होता है, नए जीव में बदल जाता है। 3 हिस्से हो गए तो ये एक नया जीव बन जाएगा, एक ये नया जीव बन जाएगा और एक ही नए जीव में बदल जाता है, क्योंकि बाकी का हिस्सा क्या होता है, अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में इस विधि के अंदर क्या हो जाता है, टूट के विकसित हो जाता है, जैसे प्लेन एरिया और हाइड्रा। अब देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ, ये प्लेन एरिया है, ठीक है। प्लेन एरिया क्या हो गया, 3 टुकड़ों में बट गया, एक हिस्सा ये हो गया, तो देखिए इसके बाकी के नीचे का पार्ट यहाँ पे उग गया, ठीक है, यहाँ पे विकसित हो गया, इसका ऊपर का और नीचे का पार्ट यहाँ पे विकसित हो गया, इसमें क्या हो गया, सारा का सारा ऊपर का पार्ट यहाँ पे विकसित हो गया, और इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, ये नए जीव में बदल गया। इस तरीके से ये हाइड्रा में, ठीक है, देखिए। तो इस वीडियो को हम क्या कहते हैं बच्चों, पुनरुद्भवन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विधि कौन सी आती है, मुकुलन। अब इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, देखिए एक जीव होता है, उसके शरीर में एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। देखिए ये रहा एक जीव है, हाइड्रा है, जैसे ये हाइड्रा में देखिए एक उभार उत्पन्न हो रहा है, ये रहा, ठीक है, जिसे मुकुल कहते हैं। यही धीरे धीरे क्या करता है, यह मुकुल उन्हें नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है, धीरे धीरे विकसित होकर एक नया जीव में विकसित हो जाता है, और फिर आगे जाके क्या होता है, जनक से अलग हो जाता है। तो इस विधि में इस तरीके से जनन होता है, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट इसके उदाहरण है। सेकंड बच्चों बीजाणु समासन। अभी बीजाणु समासन क्या होता है, कुछ जीव के तंतु के सिरे पर बीजाणु धानी होते हैं, जैसे ये रही, इसके अंदर बीज भरे होते हैं जिनमें बीजाणु होते हैं, और ये बीजाणु गोल संरचना होती है जो एक मोटी भित्ति से ढकी हुई होती है। देखिए ये पूरी एक मोटी भित्ति से ढकी हुई होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों काय प्रबंधन। कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसी के भाग से हो जाता है, जैसे कुछ पौधों के भाग है, तने जड़ है, तना है, ठीक है, जड़ से क्या करा, नया जीव का उत्पन्न हो गया, नया पौधा हो गया। कि कोई क्या होता है, हम तने को उगा देते हैं, तने से नई पौधा उग जाता है, पत्ती से भी नए पौधा उग जाता है। इस विधि को हम काय प्रबंधन कहते हैं, जो पेड़ पौधों के भाग से नए पौधे का उत्पन्न होता है। अब जैसे बच्चों प्राकृतिक विधि है, जैसे जड़ के द्वारा कौन सा पौधा है, ढेलिया और शकरकंदी का। तने के द्वारा कौन सा होता है, आलू और अदरक का। पत्ती के द्वारा ब्रायोफिल की पत्ती की कोर पर कलिकाएं निकल कर आ जाती हैं, जो विकसित होकर नया पौधा बन जाती है। कुछ कृत्रिम विधियां भी, जैसे रोपड़ के द्वारा आम का पौधा उगाया जाता है, कर्तन विधि के द्वारा गुलाब का, ठीक है, लेयरिंग के द्वारा चमेली का, और उत्तक संवर्धन भी एक विधि है। अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिका निकलकर उन्हें पोषक माध्यम में रख दिया जाता है। ये कोशिकाएं क्या करती है, धीरे धीरे गुणन करती है, देखो इस तरह से डिवाइड हो जाती है, और कोशिका के गुच्छे जैसे कैलस कहते हैं, इसमें गुच्छे बन जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, जिसको हम कैलस बोलते हैं। और कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहाँ उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिससे फिर मिट्टी में क्या कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है, ठीक है। उदाहरण क्या है, आर्किडिक या सजावटी पौधे जो होता है उनको इसी तरीके से किया। अब कायिक प्रबंधन जो हमने देखी, ये पढ़ा, ये कायिक प्रबंधन छठी विधि। अब इसके फायदे क्या है, देखिए बच्चों कई बार इसके एग्जाम में आया है, कायिक प्रबंधन के लाभ कई बार आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका ही, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, पहले से फायदा ये कि बीज जो उत्पन्न ना करने वाले पौधे हैं, जिन पौधों में बीज नहीं होते, जैसे केला, गुलाब आदि, उन पौधों को हम इस विधि के द्वारा बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के बिल्कुल समान होते हैं, बीज रहित फल उगाने में भी मदद करते हैं, और पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका ये होता है, ठीक है। तो बच्चों ये थे अलैंगिक जनन की सभी वीडियो मैंने आपको करा दी हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा कि लैंगिक जनन क्या होता है, पुष्पों में मतलब पौधों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है, और मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। तो मिलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में, ठीक है। आई होप इस पार्ट में जितने भी मैंने आपको टॉपिक कराए अच्छे समझ में आ गए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।